ठीक है, डन। अब हम आज से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है आपका एथिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है बच्चे, हम एथिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे अपना। डन। क्योंकि आज से जो शुरू हो रही है वो सीरीज आपकी है एथिक्स की सीरीज। ठीक है, एथिक्स की सीरीज हम शुरू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर एथिक्स का। क्या पहला चैप्टर है आपका नैतिकता और मानवीय अंतरफलक, यानी कि आप पढ़ेंगे नैतिकता और मानवीय अंतरफलक। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ेंगे एथिक्स एंड हम पढ़ेंगे आज एथिक्स पढ़ेंगे हम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, ह्यूमन इंटरफेस एथिक्स पढ़ेंगे और ह्यूमन इंटरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लिख लें। अच्छा, इस इंटरफेस के अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस इंटरफेस के अंदर। देन इस इंटरफेस के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, पहले हम इसका मुतालबा कर लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे इसके एसेंस, यानी कि क्या है एथिक्स और क्या क्या हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देन पहले हम एथिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज एथिक्स, और नैतिकता क्या है। ठीक है, मोरल वैल्यू किसे कहते हैं, और भी ये से बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देन एसेंस हमने पढ़ना है, उसके बाद हम आएंगे अपना एथिक्स के बाद एसेंस के बाद हम पढ़ेंगे डेटरमिनेट। ठीक है, इसके नियम हम पढ़ेंगे डेटरमिनेट। और एक और चीज बेटा, डेटरमिनेट के साथ साथ ना हम आज अपने इस एथिक्स में हम लोग साथ साथ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे कि एथिक्स का लॉ में एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एथिक्स का कॉर्पोरेट इकोनॉमिक सेक्शन में क्या एग्जाम्पल है, एथिक्स का सोसाइटी में क्या एग्जाम्पल्स है। ठीक है, हम इन एथिक्स के एग्जाम्पल के साथ में एथिक्स को कवर करेंगे। समझ गए, इसका डिटरमिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे एंड दीज थिंग्स जो हम आज कवर करेंगे एथिक्स की सीरीज में फर्स्ट। तो पहला चैप्टर क्या है बेटा आपका, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर है आपका, टोटल हम 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला चैप्टर है आपका क्या, पहला चैप्टर क्या है आपका नैतिकता और मानवीय अंतरफलक। ठीक है, नैतिकता और मानवीय अंतरफलक आपका पहला चैप्टर है। डन। तो आ जाते हैं पहले चैप्टर पर। डन, आ जाते। अब ये मुख्य परीक्षा की, अब एथिक्स क्या है, एथिक्स का पेपर कौन सा होता है, और ये यूपीएससी सीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में, यूपीएससी जो है उसके सिविल सर्विस एग्जाम में कौन सा पैटर्न में ये रहता है, तो हम ये जानेंगे सबसे पहले। तो एथिक्स बेटा आपका जीएस 4 के अंदर होता है, याद रहे जीएस 4 का एथिक्स भाग है। और जीएस 4 में एथिक्स आता है, पूरा पेपर एथिक्स का है। आज तक हम 11th 12th में या फिर 10th में या फिर 9th में हम इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, सो वी डोंट नो अबाउट इट कि हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन, राइट। कि हमें ज्योग्राफी तैयार करनी है जीएस 1 के लिए, सो यू नो वेरी वेल कि भाई ज्योग्राफी के लिए मैंने मैप चाहिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि ज्योग्राफी के लिए मैप चाहिए। अच्छा, मैंने पॉलिटी शुरू करनी है, पॉलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं, आर्टिकल्स मुझे याद करनी है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पता होता है। तो जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, तो हम उस स्टैंडर्ड बुक के अंदर क्या करते हैं, उन चीजों पे ज्यादा गौर करते हैं कि भाई सेक्शन अलग याद कर ले। ठीक है, और उसमें जो आपका हिस्ट्री का पेपर है उसके अंदर हम लोग भाई उसके सोर्सेस याद कर ले, उसके नाम याद कर ले, डेट्स याद कर ले। ज्योग्राफी के अंदर हम क्या कर ले, मैप क्वेश्चंस अच्छे से लर्न कर ले। बट वी डोंट नो अबाउट के हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ एथिक इन एथिक एग्जामिनेशन, बिकॉज एथिक इज डिफरेंट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो हम लोग क्या करेंगे, मेंस के पर्पज से जब हम एथिक्स की तैयारी करेंगे, मेंस के पर्पज से, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम विद एग्जाम्पल इसको कवर अप करेंगे। देन होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने वापस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, हम चैप्टर को पढ़ते हैं दोबारा से, साथ साथ हम क्या लेके चलेंगे अपनी, हम एथिक्स की बिल्कुल
ऐसे लेके चलेंगे रिवीजन साथ में, कि भाई हम रिवीजन ऐसे ही करते हुए चले कि ना हमें हाथों हाथ समझ में आ जाए कि हाउ टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एंड एवरीथिंग। तो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर हमें परिणाम पढ़ना, निजी और सार्वजनिक संबंधों को, नैतिकता का महत्व पढ़ना। अब नैतिकता का महत्व पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नैतिकता क्या है। नैतिकता सिद्धांतों का एक समूह है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे जीवन के निर्णय को, हमारी दिशा को, हमारे लक्ष्य को निर्धारित करता है। ये कुछ ऐसे ऐसे समूह है, कुछ ऐसे निर्णयों का, ऐसे सिद्धांतों का समूह है जो हमारे, इसको बेटा, हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो हम नैतिकता को किस दृष्टि से देखते हैं भाई, ये पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, हम नैतिकता को किस दृष्टि से देखते हैं। देन तो समाज के अंदर, किसी भी समाज के अंदर नैतिक मानदंड जो होते हैं उसके लोगों के व्यवहार और निर्णयों और कार्यों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। व्हाट इज नैतिक व्यवहार, व्हाट इज व्यवहार, व्हाट इज निर्णय एंड व्हाट्स द वर्क एंड कार्य, वॉट एवर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समाज जो है उसके अंदर जो भी सामाजिक कार्य हो रहा है, जो भी निर्णय लिया जा रहा है, वो किसके ऊपर बिहाव करता है, उन सिद्धांतों को कहते हैं जो संरक्षण का हिस्सा है। इसलिए किसी परंपरा या रीति रिवाज का पालन करना पर्याप्त नहीं है, सार्वभौमिक सत्य के संदर्भ में इन नीतियों पर मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। मतलब ये नैतिकता है कुछ ऐसे सैद्धांतिक समूह, कुछ ऐसे सैद्धांतिक समूह जो कि क्या कर रहे हैं बेटा, जो कि हमें बता रहे हैं क्या सही है। ठीक है, जो हमें बता रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है, हमें ये बता पा रहे हैं वो सिद्धांत। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई। ठीक है, होप सो आ गई होगी। अब नैतिकता का आयाम क्या है, आयाम में क्या है भाई, दो तरीके के आयाम होते हैं। नैतिकता के दो तरीके के आयाम होते हैं, पहला वर्णनात्मक और दूसरा मानक नैतिकता। अब वर्णनात्मक क्या है, इसका संबंधित व्यक्ति जो है वास्तव में क्या सही क्या गलत मानता है। मतलब ये इस बात से पता चलता है कि लोग किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं, उनकी पद्धति क्या है, जीते हैं। मतलब ये कि व्यक्ति के पास क्या सही है क्या गलत है, वो किस चीज को सही मानता है और किस चीज को गलत मानता है। जैसे अकॉर्डिंग टू रिलीजियस किसी देखें तो कुछ लोग पर्दे को बहुत सही मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं पर्दा गलत है ना। तो उसी के ऊपर है कि भाई वर्णात्मक सिद्धांत है ये। ठीक है, वर्णात्मक नैतिकता के अंदर आता है। देन इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, वर्णात्मक सिद्धांत के अलावा आगे बढ़ते हैं, दूसरा सिद्धांत है आपका मानकता। ठीक है, या बोल सकते हो आप उसे मानक सिद्धांत या मानक नैतिकता। ठीक है, मानक नैतिकता क्या है, मानक नैतिकता क्या है। अब मानक नैतिकता के बारे में जानेंगे। मानक नैतिकता को परिप्रेक्ष्य नैतिकता भी कहा जाता है। क्या, कौन सी नैतिकता कहा जाता है, मानव नैतिकता को परिप्रेक्ष्य नैतिकता भी कहा जाता है। इस मूल उद्देश्य नैतिक मानदंड स्थापित करना है जो परिभाषित है अनुचित, व्यापार या उचित। अभी देखो उसमें था, वर्णनात्मक में था क्या गलत मानता है और क्या सही मानता है। कौन, ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है किस चीज को गलत मानता है और किस चीज को सही मानता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, यहाँ पर हम देखते हैं उचित और अनुचित व्यवहार कि क्या सही है एक्चुअल में और क्या अनुचित है, क्या गलत है एक्चुअल में, हम ये देखते हैं। ठीक है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, हम ये देखते हैं। तो हमें मानक नैतिकता के अंदर दिखता है क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये धार्मिक आचरण के लिए सर्वोत्तम और मानदंड ढूंढने का एक प्रयास है जो व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए कि नैतिक सिद्धांत के अध्ययन द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि क्या वर्णात्मक सिद्धांत जो हमने पढ़ा, ठीक है, वर्णात्मक जो पढ़ा हमने बेटा, उसके अंदर था क्या, था उसके अंदर बेटा, वर्णात्मक के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो क्या सही है, क्या सही और क्या गलत, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, क्या सही और क्या गलत। देन पर मानता है कौन, क्या सही मानता है क्या गलत मानता है, मनुष्य। पर नैतिक जो है ना बेटा, उसमें है मानता नहीं है, इसके अंदर बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसका आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको कौन सा व्यवहार उचित है और कौन सा व्यवहार अनुचित है।
आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है, वर्णनात्मक सिद्धांत। अच्छा, जैसे कि इसके आगे हम मुद्दे समझेंगे भाई। मैम हम इसके बारे में समझे कैसे, कहाँ से समझे, है ना, हम कहाँ से समझे इसके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे मेटा एथिक्स। अब मैम ये क्या है, मेटा एथिक्स क्या होती है, दिमाग में यही आएगा कि अभी तो हम एथिक्स पढ़ रहे थे, अब मेटा एथिक्स क्या है, राइट। अब मेटा एथिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल whenever we know about the meta ethics, तो वो एक तरीके से स्टडी है। व्हाट्स द स्टडी ऑफ मेटा एथिक्स, एंड दिस इज वो मुद्दे जो तय करते हैं कि कोई निश्चित मुद्दा या कोई वस्तु नैतिक रूप से सही है या गलत है। ठीक है, क्या कोई भी वस्तु नैतिक रूप से सही है या गलत है। ठीक है, हम इसकी क्या देखते हैं बेटा, इसके अंदर चिंता करते हैं। अभी देखो हमने बताया कि नैतिकता क्या है। क्या है नैतिकता, समाज के नैतिक मानदंड ना, उसके अलग अलग व्यवहार, उसके लिए कार्यों का मार्गदर्शक, यही तो नैतिकता है। नैतिकता मोरलिटी, है ना, क्या है इसका एसेंस, यही तो है। दो तरीके के आयाम है इसके, पहला वर्णनात्मक, दूसरा मानक। वर्णनात्मक कहता है वास्तव में वह मनुष्य जो है, हम लोग जो है, सोसाइटी जो है, वो क्या सही मानता है और क्या गलत मानता है। और मानक कहता है कि क्या सही होना चाहिए, मतलब वो बता रहा है कि बेटा ये सही है और ये गलत है, आपको ये अपनाना चाहिए और ये नहीं अपनाना चाहिए। अब ये जो बता रहे हैं हम कि क्या अपनाना चाहिए और क्या नहीं अपनाना चाहिए, इसको हम किस बिहाफ पर बता रहे हैं, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए भाई कि हम इस बिहाफ पर बता रहे हैं, राइट। तो इसे बताने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग मेटा एथिक्स यानी कि वो मुद्दे देखते हैं जो, हाँ, जो क्या करता है बेटा, वह मुद्दे तय करते हैं जो निश्चित मुद्दे या वस्तु क्या करते हैं, नैतिक रूप से सही या गलत, मेटा नैतिकता की प्राथमिक चिंता है। मतलब उन मुद्दों का अध्ययन करते हैं जिनके रूप में हम पढ़ते हैं कि भैया ये तो सही है और ये गलत है। ठीक है, ये तो सही है और ये गलत है, हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, देखते हैं। ये किसी विशेष आचरण की नैतिक अनैतिक और की अपेक्षा में नैतिक निष्पक्षता से अधिक चिंतित है। देन यानी कि हम इसमें चिंता करते हैं। अब चिंता किस तरीके से करेंगे, दो तरीके से करेंगे, गैर संज्ञात्मक और संज्ञात्मक। ठीक है, इसमें क्या होता है, परिप्रेक्ष्य गैर संज्ञात्मक में इसके अनुसार हम किसी भी चीज को सही या गलत रूप में वर्गीकृत करते हैं। हाँ, ये हमारे नैतिक ज्ञान का प्रतिबिंब है। गैर संज्ञात्मक में हम क्या बताते हैं कि भाई कोई भी चीज या तो सही है, ठीक है, या फिर वो चीज क्या है भैया, गलत है। पर गैर संज्ञात्मक में इस प्रकार की बात से अधिक ध्यान केंद्रित करती है, तथ्य को आंकड़ों को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, नैतिक रूप से क्या सही है। देखो भैया, हम क्या करेंगे, हम लोग जब भी हमें कोई मुद्दा मिलेगा नैतिकता का, तो हम बताएंगे डायरेक्ट क्या, या तो हम बता रहे हैं कि भाई ये तो सही है और ये चीज गलत है। ठीक है, डायरेक्ट बताया है कि ये सही ये गलत, किसी की बिहाफ पे नहीं बताया। पर अगर मैं क्या करूंगी बेटा, अगर मुझे संख्यात्मक रूप से बताना है तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे संख्यात्मक रूप से बताना है तो मैं बताऊंगी कैसे कि ये चीज कैसे, ये चीज नैतिक रूप से सही है या इससे नैतिक रूप से, ठीक है, या तो सही है या फिर गलत है। तो उसी को नैतिक रूप से जो बता रहे हैं उसे बोलेंगे संज्ञात्मकता। देन होप सो समझ में आई होगी कि गैर संज्ञात्मक और संज्ञात्मक नैतिकता क्या है, बिकॉज ये नैतिकता के मुद्दों को एनालाइज करने के लिए है। ठीक है, अब भाई नैतिकता हमने पढ़ी कि नैतिकता क्या है, ठीक है, इसके आयाम क्या है, मेटा नैतिक्स एथिक्स क्या है या मेटा नैतिकता क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अनुप्रयुक्त नैतिकता क्या है। मतलब अनुप्रयुक्त नैतिकता ये क्या होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो, लिख लें चाहे, कि जहां नैतिकता का अभाव पाया जाए। ठीक है, जहां नैतिकता का अभाव पाया जाए, ये कौन से मुद्दे हैं जहां नैतिकता का अनुशासन है, जैसे
गर्भपात, पशु अधिकार, इच्छा मृत्यु जैसे विशिष्ट विवादास्पद नैतिक चिंताओं की जांच करता है और मुद्दों पर नैतिक आचरण या धारणाओं की समझ को लागू करने का फायदेमंद है। मतलब भैया, ये अनुप्रयुक्त नैतिकता वो नैतिकता है या नैतिकता का अभाव है जहां पर हमें कौन कौन से मुद्दे देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से मुद्दे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कौन कौन से मुद्दे, ऐसे लिख सकते हो आप कि गर्भपात, है ना, आप लिख सकते हो गर्भपात, ठीक है, सुसाइड भी लिख सकते हो आप, सुसाइड, है ना, और कौन सा मुद्दा होता है, पशु मृत्यु या पशु वध करना, पशु वध, है ना, या पशु हत्या लिख सकते हो आप, वध नहीं। अच्छा, हत्या और वध में भी एक डिफरेंस होता है, पता है आपको? मुझे बताना जरा क्या होता है, आप बताना मुझे। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं, ये सारे क्या होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं। ठीक है, अब नैतिकता का सार क्या है ये पढ़ेंगे, किसी के मूल और किसी के मूल खुद के अलावा किसी और चीज या व्यक्ति के बारे में चिंता, अपनी इच्छाएं और स्वार्थ है। नैतिकता का संबंध दूसरे लोगों के हित और समाज के हितों के परम भलाई से है। इस प्रकार जब लोग नैतिक रूप से सोचते हैं तो वो खुद से परे चीजों के बारे में कुछ और सोच रहे होते हैं। नैतिकता का सार इस प्रकार समझा जा सकता है, कैसे, देखो, जैसे पहला है आपका, नैतिकता के दायरे में केवल स्वैच्छिक मानवीय क्रियाएं शामिल है। इसका मतलब है कि मनुष्य द्वारा सचेत रूप से जानबूझकर किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए गए मानवीय और इससे संबंधित जिसके लिए मनुष्य की कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। मतलब ये नैतिकता का सार है कि जहां पर मैं अपने बारे में ना सोचूं, मैं अपने समाज के बारे में सोचूं, मैं अपने परिवार के बारे में सोचूं, मैं अपने परम मित्रों के बारे में सोचूं, जहां पर स्वास्थ्य, स्वयं का जो हित है उसको दूर रख के आप सोच रहे हैं, वो नैतिकता है। ठीक है, उसके अंदर कई मुद्दे आते हैं, कई चीजें आती हैं जिसके बारे में आप सोचते हो। तो नैतिकता क्या है ये हमें पता चल गया, नैतिकता के आयाम क्या है ये हमें पता चल गया, नैतिकता का मेटा नैतिक एथिक्स क्या है, इसको देखने का तरीका क्या है वो हमें पता चल गया। नैतिकता नहीं है जहाँ पे, वहां पे क्या है, अनुपृष्ठ नैतिकता, यानी कि जहाँ पे नैतिकता नहीं है, अनैतिक कार्य जो होंगे वो क्या है हमने जान लिया। अब नैतिकता का सार पढ़ रहे हैं भाई, नैतिकता क्या है क्या नहीं, इसे लिख लो, मैं इसे रब कर रही हूँ डेफिनेशन को, जहाँ नैतिकता का अभाव पाया जाए, गर्भपात, पशुवध, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे कि भाई मनुष्य ने जैसे जानबूझ के कोई काम कर रहा है, या फिर हो सकता है क्या कि एक समूह या समाज ने किसी समाज में स्वयं पर लागू कर रहा है कोई चीज। ठीक है, तो यही चीजें निर्देशित करने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है ना कि केवल बात सर्वाधिक स्वीकार्य समाजीन है, न्याय संगत अच्छा है, उचित या अच्छा है, या हमें करना क्या चाहिए, ये सब नैतिकता से पता चलता है। सामाजिक व्यवस्था में लिए विभिन्न विकल्प सिद्धांतों का विश्लेषण मूल्यांकन करने का प्रयास करता है नैतिकता। और तो और जैसे सभी पुरुषों और महिलाओं की अनिवार्यता, समानता, मानव या प्राकृतिक अधिकार, कानून का पालन और स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति चिंता, धीरे धीरे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति भी चिंता हमें बढ़ेगी कि नैतिकता के अंदर, यानी कि नैतिक जो हमारा उल्लेखना है, नैतिक जो कार्य है, नैतिकता जो है वो इन चीजों की ओर हमें लेके जाती है। अब सबसे मजे की बात ये है, हमें डेफिनेशन पता चली है, हमें ये सारी चीजें पता चल गई है, बट मजे की बात ये है कि हम एग्जाम्पल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम आंसर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, इससे रिगार्डिंग, नैतिकता से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप वो क्वेश्चन करना अपनी कॉपी में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानवीय क्रियाकलाप में नैतिकता के निर्धारण परिणाम क्या है। ठीक है, मानवीय नैतिकता क्या है, मानवीय नैतिकता क्या है और इसके परिणाम क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। ओके, डन। डन। अब हम पढ़ेंगे क्या कि मानवीय क्रियाकलाप और नैतिकता के निर्धारक परिणाम क्या है। ठीक है, मानवीय नैतिकता का प्रारंभ बिंदु किसी व्यक्ति के कार्य नैतिकता, या फिर वेट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो मानवीय कार्य बेटा कि इसमें अनैतिकता का निर्णय करने में, विचार करने में से सबसे पहले बिंदुओं को एक ही, एक, ये एक सचेत मानवीय कार्य होना चाहिए, सभी नैतिक गुण हो सकते हैं। मतलब ये मानवीय कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, नैतिकता और नैतिक गुण उसके अंदर शामिल है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आती है बेटा, मानवीय क्रियाकलाप के अंदर आती है। क्योंकि पाचन, विकास, नसों में रक्त का प्रवाह आदि हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उन्हें नैतिक कार्य नहीं किया जा सकता। तो भाई इस, अब जब हम निर्धारक करते हैं, जब मैं निर्धारक की बात करूं बेटा आपसे,
जब मैं बात करूं कि भाई नैतिकता को निर्धारक करने के लिए किन किन चीजों के बारे में देखा जाएगा, है ना, निर्धारक है, मतलब ये निर्धारक क्या, नैतिकता का कार्य करेंगे, है ना, हम कार्य निर्धारक करेंगे ना नैतिक का, कौन सा कार्य नैतिक है और कौन सा अनैतिक है ना, नैतिक कार्य कौन सा है और अनैतिक कौन सा है। अब आप खुद सोचेंगे कि भाई नैतिक कार्य कौन सा है और अनैतिक सच में कौन सा है, बड़ा मुश्किल सा काम है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो कार्य मेरे इच्छा के अनुसार है, ठीक है, जो कार्य मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, जैसे कि मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मुझे हेल्प करने का मौका मिल रहा है किसी की, पर मैं नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरा अनैतिक कार्य हो जाएगा, है ना। अगर मेरा यहाँ पर हेल्प करने का मौका मिल रहा है पर मैं नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, अनैतिक कार्य हो जाएगा। कहाँ तक पहुंचे थे कि कौन सा कार्य नैतिक है और कौन सा अनैतिक है। तो जब भी हम निर्धारक को देखते हैं, वेट में पेंसिल लेना भूल गई थी, जब भी हम निर्धारक देखते हैं बेटा, ठीक है, जब भी हम निर्धारक देखते हैं कि भाई निर्धारक क्या होगा, किस चीज से हमें देखा जाएगा कि कौन सा कार्य नैतिकता का है और कौन सा अनैतिक का है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे बच्चे, हम उसमें देखेंगे कार्य के आधार पर नैतिकता का वर्णन करेंगे, कार्यों के आधार पर कार्य क्या होगा, कार्य देखेंगे कि कौन सा कार्य नैतिक है और कौन सा अनैतिक है, तो इसी को हम बोलते हैं मापदंड या इसी को बोलते हैं निर्धारक, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मापदंड या इसी को बोलते हैं हम निर्धारक, के कार्यों का निर्धारक करना कि कौन सा कार्य मोरल है और कौन सा इमोरल है, ठीक है, कौन सा इमोरल है। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे एग्जाम्पल कि मान लो कि आपका चोरी चोरी करने का इरादा है, ठीक है, आपका चोरी करने का इरादा है, पर आपने चोरी जो करनी है वो गरीब बच्चों के लिए करनी है, तो क्या ये नैतिक कार्य है, देखो गरीब बच्चों की हेल्प करना नैतिक कार्य है, पर चोरी करके हेल्प करना ये अनैतिक कार्य है, तो हम बोलेंगे कि ये इमोरल है ना कि मोरल है, क्योंकि जो आपका मेन जरिया है, जो आपका माइंड सेटअप है वो तो नैतिक नहीं है ना, वो तो अनैतिक है, मतलब जो माइंड सेट है क्या है भाई, चोरी करना है, पर जो आपका ये है कि किस लिए करनी है, क्यों करनी है, वो है कि मुझे गरीब बच्चों की सहायता करनी है इसलिए मुझे चोरी करनी है, तो जो गरीब बच्चों की सहायता के लिए चोरी करनी है इट्स ओके, पर चोरी करनी है वो गलत है, आप मेहनत करके कमा के भी उनकी सहायता कर सकते हैं, है ना, तो वो क्या है आपका अनैतिक कार्य है। मानवीय कार्य जो है बेटा, मानवीय कार्य वह है जो ज्ञान स्वतंत्र इच्छा से आगे बढ़ता है, किसी व्यक्ति के कार्य की पर्याप्त या स्वतंत्रता का अभाव है तो वह कार्य पूरी तरह से मानवीय नहीं है। अगर मानवीय कार्य बता रहे हैं आप, नैतिक कार्य बता रहे हैं, तो वो अपने ज्ञान की वजह से, अपनी स्वतंत्रता की वजह से, अपनी इच्छा की वजह से आगे बढ़ता है, ना कि किसी के दबाव की वजह से आगे बढ़ता है। इसीलिए अगर कोई ऐसा कार्य है कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, दबदबा है, तो वो नैतिक कार्य हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार सही या गलत केवल उन कार्यों पर ही पारित किया जा सकता है जो स्वैच्छिक और उन्हें पर्याप्त ज्ञान के आधार पर कर्ता द्वारा इरादा से किया जाना चाहिए, मतलब पूरे ज्ञान के तौर पर जो कर्ता है, जो कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। कार्य को स्वैच्छिक होना चाहिए, और यानी कि मेरी स्वयं की इच्छा इसमें होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मेरी इसमें स्वयं की इच्छा नहीं है और मैं फिर भी ये कार्य कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन होप सो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आते हैं अब हम, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, निर्धारक आपको पता चल गया। मानवीय क्रियाकलाप, अब हम पढ़ेंगे कि निर्धारक जैसे कौन प्रति के उद्देश्य से देखेंगे, ठीक है, इसका मापदंड देखेंगे यानी उदाहरण देखेंगे, जल्दी जल्दी इस उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो हम उदाहरण पढ़ेंगे इसको एथिक्स के तौर पर हम देख सकते हैं कि व्यक्तित्व लक्षण के ऊपर पढ़ेंगे, संगठन के ऊपर पढ़ेंगे या सांस्कृतिक देश के ऊपर पढ़ेंगे, अब ये क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है, तो हम ये देखेंगे पहले, जस्ट अ मिनट, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमने देखना है कि मानवीय कार्य जो है आपका वो नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है, जो कारक हैं, हम कारक पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, हम कारक पढ़ रहे हैं, राइट। हाँ, अब हम कारक पढ़ेंगे, कारक के बेटा कई टाइप हैं, 3 तरीके हैं, वो लिख लो।
अब तो व्यक्तित्व लक्ष्य, ठीक है। और दूसरा कारक है आपका संगठन या फिर उद्योग, ठीक है। संगठन या फिर उद्योग। और तीसरा लक्षण है आपका देश के ऊपर या फिर संस्कृति के ऊपर, ठीक है, लिख लो। अब इस कारक के ऊपर हम देखेंगे बेटा एग्जाम्पल्स। देन एग्जाम्पल पे जैसे हमने देखा कि देखो कोई भी कार्य, हर कार्य विशेष प्रकृति होता है, अन्य कार्यों से अलग होता है। निर्दिष्ट किया गया कार्य आप देखते जाए तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है या उदासीन हो सकता है। अच्छा तो आपको पता है, बुरा भी आपको पता है, उदासीन क्या है, ना तो वो अच्छा है ना ही वो बुरा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके ऊपर कि जो हमारा कार्य है, ठीक है, वो सड़क पार करने में अंधे व्यक्ति की मदद करना, आप देखेंगे अच्छा कार्य है। इश निंदा करना आप देखेंगे बुरा कार्य है। और गोली चलाना सीखना आप अपने आप में एक उदासीन कार्य है। मतलब जो मैंने आपको पहला कार्य बताया कि आपने क्या करा, आपने एक अंधे व्यक्ति की मदद की सड़क पार करने में, तो ये अच्छा कार्य है। बुरे की अगर मैं करूं, इश निंदा मतलब कि ईश्वर की निंदा करना, ये बुरा कार्य है ना। अब तीसरा कार्य है आपका, आप गोली चलाना सीख रहे हैं, बंदूक चलाना सीख रहे हैं, तो ना तो ये अच्छा कार्य है और ना ही बुरा कार्य, ये उदासीन है। मतलब ये हो सकता है अगर आप गोली चला रहे हैं किसी के ऊपर तो वो बुरा कार्य है, और अगर आप गोली नहीं चला रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ बंदूक चलाना सीख रहे हैं, तो ये उदासीन है, ये ना तो अच्छा है ना बुरा है। और आप बंदूक ही नहीं छू रहे, तो ये क्या है, ये अच्छा कार्य है ना। ऐसे कार्य जिन्हें स्वभाव के कारण आंतरिक रूप से बुरा या अनैतिक कहा जा सकता है, अर्थात उन्हें अंतर्निहित नैतिक का अर्थ के कारण आंतरिक बुरा कार्य जो हमेशा बुरा, हमेशा पापपूर्ण होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता, उचित और उपयोगी नहीं होता, चाहे वह करने वाले व्यक्ति के परस्पर इरादे से छुपे हों। कुछ अनैतिक कार्य जो होते हैं, आप बोलेंगे मैम अनैतिक कौन से, वो कार्य जो कभी भी अच्छे हो ही नहीं सकते, वो कार्य क्या कहलाते हैं, अनैतिक कार्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, गर्भपात करना, भ्रूण हत्या करना, समलैंगिक विवाह करना, इच्छा मृत्यु यानी कि सुसाइड करना, ये अनैतिक कार्य, ये अच्छे नहीं है, आप कभी भी अच्छे इनको बोल ही नहीं सकते, ठीक है। अब कार्यवाही का इरादा या उद्देश्य, जैसे कि कार्य अच्छे बुरे हो सकते हैं, इस बात पर निर्भर है कि उनको करते वक्त अरस्तु और उद्देश्यवादी सिद्धांतकारों के अनुसार मानवीय कितना है, यानी कि एजेंट जो है, इच्छा, कारण और प्रेरणा शामिल होती है। देखो भाई, अगर तुम बात कर रहे हो अनैतिक कार्यों की, तो अनैतिक कार्यों के पीछे तो भाई क्या होता है, तो दूरदर्शिता होती है। मैं उसे देखूंगी, दूरदर्शिता को देखूं तो भाई उसके पीछे मुझे कारण दिखेगा, पहले मैं देखूंगी इसने काम क्यों किया है, फिर इच्छा दिखेगी कि इसकी इच्छा थी या नहीं थी, फिर प्रेरणा दिखेगी। तो ये वही बात हो गई कि क्राइम को करने के तीन चरण होते हैं, मेंसरिया, एक्टेसरिया और इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो वही है ये भी, ठीक है। और किसी मानवीय कार्य या नैतिक रूप से अच्छा बनाने के लिए कर्ता के इरादे अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो पर आपके इरादे बुरे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से किसी कर्ता की उद्देश्य का स्वभाव नैतिक अच्छे कार्य के रूप में बुरे कार्य में बदल सकता है, यानी कि कर्ता का उद्देश्य जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नैतिक कार्य को, अच्छे कार्य को भी ना बुरे कार्य में बदल सकता है, अगर उसका उद्देश्य बुरा हुआ तो। समझ गए, डन। इसके बाद आता है बेटा क्या, इसके बाद आता है आपका, आगे बढ़ते हैं, ओके। कार्यवाही का इरादा, उद्देश्य बता दिया। पर एजेंट की किसी भी तरीके से अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एक बताया, एग्जाम्पल बताया था, उदाहरण, कि कभी कभी परिस्थितियां केवल डिग्री की कार्यकर्ता को प्रभावित करती है, मानवीय कार्यों की नैतिक अच्छाई या बुराई बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए योगदान करती है। जैसे किसी का पैसे चुराना, किसी बेसहारा और गरीब की चोरी करने की कार्य को दुर्भावनापूर्ण दर्शाता है, जैसे कि रॉबिन हुड ने किया था कि अमीरों के घर से चोरी करके गरीबों को दिया था। तो ये गलत तो गलत होता है, चाहे आप किसी भी उद्देश्य से करें, गलत गलत होता है हमेशा, है ना।
तो इसीलिए ये भी गलत है, तो गलत गलत है। ठीक है, तो हम इसे ये नहीं बोल सकते ये नैतिक कार्य है। डन। ठीक है जी। अब आता है कि कब, चाहे युद्ध के दौरान किया गया हो कार्य, ठीक है, या फिर शांति के दौरान, शांति के लिए किया गया हो। जैसे मान लो कि युद्ध चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि युद्ध चल रहा है और अचानक से सैनिक ने क्या कर दिया, उदाहरण है, इसे लिख लो हाथों हाथ, बता रही हूँ पहले ही, उदाहरण है ये। ठीक है, एक क्या है बेटा, एक जो आपके युद्ध है, ठीक है, चाहे युद्ध के दौरान किया गया हो, शांति के दौरान किया गया हो। उदाहरण के लिए खुफिया के अपराध में वृद्धि होती है, जो युद्ध के समय दुश्मन द्वारा पकड़े जाने पे वो क्या करता है, अपना सारा रहस्य खोल देता है, सारा अपनी सेना के बारे में बता देता है। तो ये भी गलत है। एक चर्च के अंदर अगर किसी की हत्या की जाती है तो भी गलत है। पूजा के पवित्र स्थान पे आप इस तरीके की हत्या नहीं कर सकते। तो एथिक्स, नैतिकता, उसके उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसमें शायद ही कुछ हो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ में, लेसन नंबर सेकंड के साथ में आपके मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे लेसन नंबर सेकंड, एथिक्स के सीरीज के साथ।